तो जैसा कि वीडियो का आज पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम लोग कवर करेंगे अपना रिस्पिरेशन। बाकी जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 4 है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना आज का टॉपिक फटाफट स्टार्ट। उससे पहले यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं थोड़ा इंट्रो हो जाए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक। तो आज की जो हमारा टॉपिक है क्या बोलेंगे इसमें, रिस्पिरेशन। आगे बढ़े, अभी बोर्ड पर ध्यान मत दीजिएगा। उससे पहले एक क्वेश्चन है, रिस्पिरेशन मतलब क्या समझते हैं? तो जैसे मेरा जो मिथ था अपने क्लास टाइम में और बाकी दो तीन बच्चों से पूछने पर ऐसा लगता है कि आप ब्रीथिंग को या रिस्पिरेशन समझते हो। ब्रीथिंग मतलब बोले तो सांस लेना और सांस छोड़ना, ये हमारा इसको ब्रीथिंग बोलते हैं। बट हमें ये लगता है कि यही हमारा रिस्पिरेशन है, जो कि आप गलत हो। और कुछ ही मिनट बाद आपको क्लियर हो जाएगा रिस्पिरेशन हमारा होता क्या है। उससे पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। हम लोग पढ़े थे पार्ट नंबर 3 में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या किए थे कि अपना एक होलोजोइक न्यूट्रिशन अपना लेते हैं एंड फर्दर फर्दर प्रोसेस से हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब वो फूड अब्जॉर्ब हुआ तो अब कैसे एनर्जी में मिलेगी? ऐसे तो मिलेगी नहीं तुरंत। तो उसी को अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे, दैट इज रिस्पिरेशन। हमारा रिस्पिरेशन क्या होता है अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सारा टेंशन छोड़ दीजिए, एक मन करते पेज लेकर के साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। तो रिस्पिरेशन का मतलब देखिए होता क्या है। अभी हम लिए थे अपना फूड जो कि हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, ठीक है ना, यानी कि जो ऑब्जर्व हुआ है अभी विलाई के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो यहाँ करते क्या हम रिस्पिरेशन में, एक्चुअली जो हमारा ग्लूकोज बनता है ना फूड से, उसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें कुछ एनर्जी मिलती है, CO2 वगैरह मिलता है एंड वाटर। बस यही हमारा है रिस्पिरेशन। तो इसके सिस्टमेटिक वे में बोले तो बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब ये क्या है तो बोलेंगे इट इज़ अ फिजियो केमिकल प्रोसेस। एक प्रकार का बोले तो हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कहाँ पढ़े थे? चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हमें हीट का इवोल्यूशन होता है, यानी कि हीट उसमें से निकलती है। ये तो रहा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज। तो रिस्पिरेशन एक प्रकार का हमारा क्या है, बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन है, फिजियो केमिकल रिएक्शन। इसमें होता क्या है, तो हमारा जो ग्लूकोज है रिएक्ट करता है या फिर बोले तो ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा जो ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन होता है किसमें, एनर्जी में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो आइए थोड़ा बोर्ड पे देख लेते हैं। बोला है कि व्हेन बॉडी ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। जब हमारी बॉडी ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कराती है या फिर ब्रेक डाउन करती है तो हमें वहाँ से एनर्जी मिलता है, और इसी को बोलते हैं अपना रेस्पिरेशन। ये हो गया अपना एक मोटा मोटी डिफिनेशन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो नीचे देखने को मिलेगा हमें रिस्पिरेशन हमारा दो टाइप का होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एसेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसी को हम बोलते हैं अपना, इसका एक और नाम है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक। और इसको बोलते हैं एसेलुलर को एनारोबिक। अब थोड़ा सा एसेलुलर को, सेलुलर रेस्पिरेशन को समझते हैं। प्लीज आप नोट डाउन भी करते रहिए। जब हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो वहाँ पे हमारा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। लिखिए, व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा है एसेलुलर रेस्पिरेशन या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में या फिर एसेलुलर रेस्पिरेशन में जब हमारा ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ध्यान दीजिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आपका O2 जो है निगेटिव बोले तो एब्सेंट है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव बोले तो प्रेजेंट है। तो जब हमारा ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका ब्रेक डाउन करेगा तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि यस देयर इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। जब एब्सेंट होगा ग्लूकोज तो वहाँ ऑक्सीजन जब एब्सेंट होगा और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो बोलेंगे हमारा एसेलुलर रेस्पिरेशन। अब इनको थोड़ा सा फर्दर पढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक मतलब सिस्टमेटिक वे में चार्ट टाइप कुछ दिया होगा एरो करके, उसी को यहाँ ऑलरेडी बना दिए हैं क्योंकि आपको टाइम बचेगा। यदि बनाते चाहें थोड़ा सा समय लगेगा तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर। अब बस यही आपका मेन पोर्शन है, यहीं से आपका सारा का सारा क्वेश्चन उठता है। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ देख लीजिए एक बार। वो क्या रहा हमारा, बोलेंगे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, बताइए।
आई होप कि आपको पता होगा। तो बोलेंगे C6H12O6। तो हमें ध्यान कहाँ देना है, तो बोलेंगे हमारे पास कार्बन का 6 होता है, 6 कार्बन हमारे पास होते हैं किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। ये रहा आपका ग्लूकोज, इसमें 6 कार्बन है। जब हमारी यही ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है तो वहाँ से एक पायरुवेट नाम का मिलता है हमें, बस इतना ध्यान दीजिए, बस हमें एक पायरुवेट मिलता है, उसके साथ साथ एनर्जी मिलती है जो कि 3 कार्बन का होता है। 3 कार्बन आपका यूटिलाइज हो गया कहीं, उस पर ध्यान नहीं देना है। बस ये देखिए कि हमारे पास ग्लूकोज है, सेल के साइटोप्लाज्म में गया, वहाँ से जब आगे निकला तो हमारे पास एक पायरुवेट नाम का कुछ चीज़ मिला और उसके साथ एनर्जी मिली। ये जो हमारा पायरुवेट है 3 कार्बन का है। हो गया यहाँ तक क्लियर। ग्लूकोज 6 कार्बन का था, यहाँ से सेल के साइटोप्लाज्म में गए, यहाँ से हमारे पायरुवेट मिला 3 कार्बन का प्लस एनर्जी। अब मेन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है आपका सेलुलर एसेलुलर का खेल। जब हमारा यही जो पायरुवेट है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का होगा, और कहाँ होगा, ईस्ट में। इधर देखिएगा, बस यही जितना ध्यान देना है दे लीजिए, चाहे रट के चाहे जैसे मन करे, या फिर समझिए, समझ जाएंगे आई होप। तो यदि समझ गए इतना तो फिर सारा काम क्लियर है, यही आपका इंपॉर्टेंट है, जितना बता दें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है देखेंगे, ऑक्सीजन एब्सेंट है, निगेटिव बोले तो एब्सेंट है, बार बार इसको ध्यान में रखिएगा। यदि पॉजिटिव बोले तो प्रेजेंट है, निगेटिव बोले तो एब्सेंट है, ठीक। जब हमारा ऑक्सीजन एब्सेंट होगा कहाँ, ईस्ट में। ईस्ट जानते ही हमारा क्या होता है, तो जब हमारा ईस्ट के बॉडी में या फिर ईस्ट में जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और वहाँ पे इस पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है तो हमें क्या मिलता है, तो बोलेंगे एथेनॉल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एंड एनर्जी मिलता है, ठीक। यहाँ पे रिस्पिरेशन हुआ, और किस टाइप का रिस्पिरेशन है बताइए थोड़ा। तो बोलेंगे कि आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है तो हमारा हो गया एसेलुलर रिस्पिरेशन। बहुत बढ़िया। जब हमारे ईस्ट के बॉडी में एसेलुलर रिस्पिरेशन होता है यानी कि ऑक्सीजन का एब्सेंट होता है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो बोलेंगे इथेनॉल मिलता है, CO2 मिलता है, प्लस में एनर्जी मिलता है। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि जो इथेनॉल होता है हमें कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो बोलेंगे जब ईस्ट को एसेलुलर रिस्पिरेशन से गुजारते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है आपका इथेनॉल, प्लस में एनर्जी एंड CO2। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट नीचे आइए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब हमारा जो मसल होती है इसमें यदि जब यही पायरुवेट टूटेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब हमारे मसल में एसेलुलर रिस्पिरेशन होता है तो क्या मिलता है, तो बोलेंगे कि लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी मिलती है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक आपको केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि जब हम दौड़ के आते हैं या फिर एथलीट के पैर में जो दौड़ने के बाद या फिर कोई भी हैवी वर्क डेली देर तक करने के बाद हमारी बॉडी क्यों थक जाती है या फिर दर्द क्यों, क्रैम्प बोलेगा उसको, हाँ एक टर्म आता है क्रैम्प का। तो हमारी बॉडी में ऐठन या फिर क्रैम्प क्यों होता है, तो यही बोलेंगे कि ड्यू टू एसेलुलर रिस्पिरेशन, जो हमारा पायरुवेट है वो टूटता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनता क्या है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलती है। एनर्जी तो ऐसे भी हमें चाहिए क्योंकि रिस्पिरेशन कर रहे हैं तो एनर्जी सब में मिलेगी, बट थोड़ा ध्यान क्या देना है हमें लैक्टिक एसिड की तरफ। यही जो हमारी लैक्टिक एसिड है यही हमें क्रैम्प कॉज करती है हमारे बॉडी में, बोले तो अकड़न पैदा करती है। अब ये कैसे होता है, तो देखिए जब आपको हैवी वर्क करना है या फिर दौड़ना है तो उस टाइम तो बॉडी नहीं करेगा, खाना खिलाओ दौड़े जाओगे तो एनर्जी तो चाहिए उस टाइम। तो होता क्या है कि जब हमारे पास पूरी ऊर्जा खत्म हो गई होती है, पूरी बोलते तो मोस्ट ऑफ, दौड़ रहे हैं हैवी वर्क कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, यानी कि सांस हम ज़्यादा लेते हैं ताकि हमारा जो ऑक्सीजन है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो, हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो और हमें एनर्जी मिले ताकि हम और ज़्यादा काम कर सकें। इसको आप एथलीट से समझिए थोड़ा ध्यान से, जो दौड़ते हैं लोग उनसे। तो क्या होगा, हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब एनर्जी कहाँ से इतना जल्दी जल्दी आएगी, आखिर दौड़ना है अभी, तो यही जो हमारी बॉडी है अब कहीं ऑक्सीजन खत्म हो गया, बोले तो मतलब इतना दौड़ भी रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ से इतना जल्दी जल्दी आएगा। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे, मसल में। जब हमारा ग्लूकोज टूटता है इन द, ग्लूकोज जितना यहाँ पे बना है ना पायरुवेट, यही बोल रहा है जब हमारा रिस्पिरेशन होता है या फिर जब ग्लूकोज हमारा टूटता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल में, तो हमें क्रैम्प कॉज करता है, यानी कि ऐठन वगैरह बाद में दर्द होता है, क्यों, लैक्टिक एसिड के कारण। और एनर्जी तो मिलेगी ही। अब नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सेलुलर रिस्पिरेशन होगा, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब हमारा यही जो पायरुवेट है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि सेलुलर रिस्पिरेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, तो बोलेंगे यहाँ से हमें वाटर मिलता है, एनर्जी मिलेगी एंड CO2 मिलेगा। हाँ, CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे एक प्रकार का बोलते हैं हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट है।
आई होप क्लियर, एक बार और देख लेते हैं। जब हमारा ग्लूकोज का 6 कार्बन का ग्लूकोज था, सेल के साइटोप्लाज्म में गया, वहाँ से हमें पायरुवेट मिला 3 कार्बन का प्लस एनर्जी। जब यही अब हमारे पास ऑक्सीजन के एब्सेंट में यानी कि एसेलुलर रेस्पिरेशन जब करेगा ईस्ट के बॉडी में, तो हमें एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलेगी। वहीं जब एसेलुलर रेस्पिरेशन हमारा होता है मसल में, तो हमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलती है, और यही लैक्टिक एसिड हमें अकड़न पैदा करती है या फिर दर्द काज करती है, बॉडी में पेन करता है। थर्ड आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो हमें क्या मिलेगा बोलेंगे, एनर्जी मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड CO2 मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा साइड रख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा रुकिए, नीचे टॉपिक है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दी प्लांट। जब वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे स्टोमेटा वगैरह की बात किए थे, गैसेस का एक्सचेंज हुआ था। तो गैसेस का एक्सचेंज हमारे प्लांट बॉडी में कैसे होता है, तो बोलेंगे इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोमेटा एंड दूसरा हमारा लेंटिसेल्स। स्टोमेटा हमारा जानते ही हैं पहले से कि हमारे लीफ का जो लोअर पोर्शन होता है उसके अंदर टाइनी टाइनी होल्स प्रेजेंस होते हैं। उनको ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट में वीडियो को पढ़ के आ रहे हैं। तो हमारा स्टोमेटा कहाँ मिलता है, लीफ में। अब ये जो हमारा लेंटिसेल्स है, ये आपको स्टेम में मिलेगा। ये भी आपका कुछ स्टोमेटा टाइप का भी होता है, जो कि स्टेम पे लगा होता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। दो चीज़ ध्यान में रखिएगा इन द केस ऑफ प्लांट बॉडी। हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है, लीफ स्टोमेटा से, जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है, लेंटिसेल्स जो कि स्टेम में प्रेजेंट होता है। ओके, तो वीडियो को पॉज करके हट रहे हैं, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। तो द नेक्स्ट वे है रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। इसमें पढ़ेंगे अपना जो भी कुछ एनिमल्स वगैरह हैं, इवन ह्यूमन बींग का, तो इनमें रिस्पिरेशन कैसे होता है। अभी हम देखें हैं प्लांट्स में कि हमारा स्टोमेटा और लेंटिसेल से होता है। अब इन द केस ऑफ एनिमल्स, अब इनका भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ जो भी कुछ हैं, लाइफ प्रोसेस सबका अलग अलग है। इसलिए इनका रिस्पिरेशन का जो मोड होगा या फिर जो ऑर्गन्स होंगे वो भी अनेक होंगे। तो चलिए देखते हैं अपना, इधर होगा आपका रिस्पिरेशन, जो भी एनिमल्स हैं इनका बगल में ऑर्गन होगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पहले बता दे रहे हैं, ये आपको मैचिंग भी दे सकता है एंड इवन फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर MCQ में दे देगा इसमें से, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा एक दो बार राइट करके, और कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई थिंक ये थोड़ा ईजी भी है, चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए यदि स्किन से, तो हमारे पास कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आपका स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक। तो स्किन के देखें तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा फ्रॉग, उसके बाद अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस। तो ये जो होते हैं हमारे अर्थवॉर्म, लीचेस एंड फ्रॉग, इनका जो रिस्पिरेशन होता है, इनका स्किन के थ्रू होता है। अब थोड़ा फ्रॉग एक एक्सेप्शन टाइप का भी है, क्यों, क्योंकि अभी आगे बता रहे हैं। फ्रॉग में जो होगा ना, लंग्स से भी होगा और स्किन से भी होगा। तो ये कैसे है, तो जब फ्रॉग आपका मिट्टी वगैरह में कुछ दिनों के लिए जो हाइबरनेशन वगैरह में चला जाता है, एस्टिवेशन वगैरह में, तो उस टाइम हमारा क्या होता है कि फ्रॉग की स्किन से उसको ऑक्सीजन वगैरह लेता है, अपना रिस्पिरेशन करता है। वहीं जब आपका लैंड पे ऐसा टेरेस्ट्रियल रीजन में रहता है, तो आपका लंग्स के माध्यम से लेता है। ओके, और ये तो जानते ही हैं कि अर्थवर्म अपना स्किन के माध्यम से लेता है, ये लीचेस वगैरह, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, गिल्स। तो हमारे पास गिल्स से कौन कौन लेता है, तो गिल्स जो गलफड़ा होता है, इससे हमारी फिश लेती है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रैकिया, ट्रैकिया से हमारे इंसेक्ट्स लेते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह। अभी ट्रैकिया क्या होता है, तो ट्रैकिया माने तो उनके बॉडी में ना कुछ नेटवर्क नुमा जाल कुछ बिछा होता है, हॉलो पाइप्स का, जिनके माध्यम से वो अपना क्या करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं या फिर रिस्पिरेशन अपना करते हैं, कौन, इंसेक्ट। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स से हमारे पास बर्ड, मैमल एंड फ्रॉग वगैरह करते हैं। जैसे मैमल्स में हम लोग, बर्ड्स, इनके पास लंग होता है, तो इससे अपना रिस्पिरेशन कर पाते हैं। एक बार और देख लीजिए, गिल्स स्किन से फ्रॉग, अर्थवर्म एंड लीचेस। गिल्स से फिशेस, ट्रैकिया से इंसेक्ट्स, लंग से बर्ड, मैमल एंड फ्रॉग। इतना क्लियर है ना, अभी टाइम देके नोट डाउन कर लीजिएगा। नीचे देखें तो हमारे पास है रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। अब तो देख लिया अपना प्लांट और जो भी कुछ एनिमल्स हैं इनको भी देख लिया, अब मेन ह्यूमन बींग को पढ़ते हैं। और ह्यूमन बींग ये आपका इंपॉर्टेंट ज़्यादा होने वाला है, तो यानी कि अपने को सोच समझ के पढ़िए, आपके ऊपर पूरा पूरा अप्लाई है। तो जब बात करें रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, तो इसके लिए दो स्टेप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ब्रीथिंग, दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इन्हीं दोनों टॉपिक पे ये वीडियो जो भी चलेगी लास्ट तक इसी पे चलेगी, और यही आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस इतना पेशेंस बना लिए, थोड़ा सा और बना के रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। उससे पहले आपको स्क्रीन पे एक चीज़ दिख रहा होगा, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम का इमेज अभी लगा दें, आई होप कि आप देख पा रहे हैं। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे हमारा नॉस्ट्रिल है, बोले तो नोज का पोर्शन है। उसके बाद क्या दिया आपका,
बोलेंगे बकल कैविटी के नीचे आपका फेरिंग्स है, लैरिंग्स है यानी कि वॉइस बॉक्स है, और उसके बीच में आपको एपिग्लॉटिस वगैरह दिख रहा है। अभी सब पे बात करेंगे। तो ऊपर देखिए नॉस्ट्रिल है, फिर आपका नजल चेम्बर वगैरह होगा, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, नीचे आ जाइए यहाँ पे ट्रैकिया है। ट्रैकिया के नीचे आपका ब्रांच कट गई है, ब्रांकियोल्स और एल्विली वगैरह। फिर आपके बगल में 2 लंग्स होंगे, उसके नीचे आपको एक डोम शेप का डायफ्राम दिख रहा होगा। ये बस ओवरव्यू रहा अभी तक, बस ध्यान दीजिए इतना सा। और लंग्स के ऊपर आपको कुछ सर्कल नुमा रिब लगी हुई जिनको बोलते हैं हम रिब केज। बस इतना दिमाग में बना के रखिए, फिर सबको अभी बात करें फिर से। तो डायग्राम आई होप कि देख लिए हैं, तो फिर अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ब्रीथिंग पे। तो ब्रीथिंग भी हमारे 2 टाइप की होती है। बोले तो इनका मेनली 2 बार इनको काम करना होता है, ऐसे बोलिए। तो ब्रीथिंग में हमारा होता क्या, पहले अब ध्यान दीजिए, पहले ब्रीथिंग होता क्या है। तो जो आपका ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर ऐसे, फिर ऑक्सीजन को छोड़ दिए, तो ये हो गया हमारा ब्रीथिंग। इनहेलेशन, जब ऑक्सीजन को ले रहे हैं अंदर तो बोलेंगे इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन। फिर उसके बाद जब छोड़ रहे हैं उसको बाहर, तो उसको बोलेंगे एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेलेशन। इतना क्लियर है ना। ब्रीथिंग हमारा क्या होता है कि जब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का यानी ऑक्सीजनेटेड जब एयर अंदर आता है और बाहर निकलता है CO2 वाला, तो उसी को बस बोलते हैं अपना ब्रीथिंग। अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा, ओके। अब ब्रीथिंग के लिए हमें 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये आपके टर्म है। तो इनहेलेशन जब हम एयर को अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जब बाहर छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन। ठीक। इनको थोड़ा सा पहले इनको नोट डाउन करें, फिर अभी इसको फिर से समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना करके। तो आई होप कि आप नोट डाउन कर लिए हैं, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। तो अब थोड़ा देखिएगा इधर आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक्चुअली आपका होता क्या है। तो उससे पहले एक डायग्राम थोड़ा बना दे रहे हैं ऊपर। ये आपका लंग्स है, ये कैसा लंग है यार, ये कुछ आपका लंग है, और नीचे आपका ये वाला एक डायफ्राम है। ठीक। अब ध्यान ये देना है, इनके ऊपर हमारे रिब केज लगी हुई है। ये हमारी ब्रेस्ट बोन एंड दैट इज स्टर्नम है, बीच वाली हमारी। ये दो हमारे पास लेफ्ट राइट लंग्स हैं, और ये ऊपर से इनके रिब केज लगी हुई है। अभी बस इतना ध्यान दीजिए। अब होता क्या है मेन आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के केस में। तो जब आपको बात करें इनहेलेशन यानी कि जब एयर को हम अंदर लेते हैं, तो एक बार फिर से अपने आप एयर अंदर लीजिए, फील करिए क्या हो रहा है। तो बोलेंगे जब हम अंदर एयर लिए हैं, तो हमारे पास ये जो रिब केज है कुछ ऊपर आता हुआ हमें दिख रहा है ना। ठीक, ऊपर आया। अब हुआ क्या, तो हम फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे कि हमारा जो रिब केज है आपका ऊपर आता है, या फिर मूव्स अपवर्ड, या फिर आउटवर्ड कह सकते हैं। फिर अब ध्यान दीजिए डायफ्राम जो नीचे लगा हुआ है, इसको आप ऐसे महसूस नहीं कर पाएंगे, बट एक एक्सपेरिमेंट आपका आता है फनल वाला। किसी बॉटल को ऐसे कट कर देते हैं, ये आपको कोई बॉटल है, इसका नीचे वाला पोर्शन कट कर देते हैं, इसमें आपको रबड़ का एक बलून लगा देते हैं। बलून इधर है, अब जिसको आप घींचते हैं इधर, तो इसमें एयर अंदर आने लगती है। इसको नीचे खींचेंगे तो एयर अंदर आने लगेगी। ये जो आपका मेम्ब्रेन का काम कर रहा है ना, कौन, बलून का लेयर नीचे, इसी को अपना डायफ्राम समझिए, ये जो नीचे वाला पोर्शन है। तो होता क्या है कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो डायफ्राम है नीचे आता है। ध्यान दीजिए, डायफ्राम नीचे आया, रिब केज ऊपर आया, 2 चीज़ हमें मिल गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि जो हमारा प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, उस समय डिक्रीज हो जाता है। तभी तो हमारा जो एयर है या फिर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह होता है, तो हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन हमारा मूव करता है। तो जब अंदर एयर लेना है, तो बताइए जब अंदर एयर का प्रेशर कम होगा तभी तो बाहर से अंदर आएगा। तो बस आपका काम हो गया। थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। इन द केस ऑफ इनहेलेशन क्या रहा है कि O2 एयर इंटर्स इन लंग्स, यानी कि जो हमारा एयर है ऑक्सीजनेटेड एयर है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हुआ है, तो क्या होगा जब लंग्स में अंदर आता है, क्या चीज़, इनहेलेशन के केस में। इतना क्लियर है, जब अंदर सांस लेते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड एयर बॉडी के अंदर आता है, लंग्स के अंदर। सेकेंड पॉइंट कह रहा है डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, ये जो आपका डायफ्राम है जब सांस अंदर लेते हैं तो हमारा नीचे आ जाता है। फिर बात करें जब रिब केज का, तो जब सांस लेंगे तो हमारा रिब केज बाहर को उठे यानी कि एक्सपेंड होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रेशर इन लंग्स डिक्रीज, हमारा जो लंग्स का प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि हायर टू लोअर हमें एयर को लाना है। इतना क्लियर है। अब इसी का उल्टा कर दीजिए इधर, तो बोलेंगे कि इसमें हमारा क्या हो रहा था, ऑक्सीजन वाला एयर अंदर आ रहा था। जब एक्सपिरेशन करते हैं यानी कि एक्सहेलेशन करते हैं, तो हमारे पास CO2 वाला एयर है। ठीक। तो बोलेंगे CO2 वाला एयर
CO2 एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। फिर इधर देखिए क्या रहा है, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड इन द केस ऑफ, अब जब ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं तो हमारा डायफ्राम है पहले तो नीचे गया था, अब अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, बोले तो अपवर्ड हो जाएगा, या फिर बोलिए अपना ओरिजिनल साइज गेन कर लेगा, ठीक। फिर बोला रिब केज रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। जब आपका रिब केज फूला हुआ था अब अपना रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि अब उसमें एयर खत्म हो गया। फिर बोला है कि प्रेशर इंक्रीजेस इन लंग्स, अब प्रेशर लंग्स के अंदर बढ़ जाता है, तभी तो अब अंदर से बाहर लाना है, हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। तो बस ये रहा अपना इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, या फिर इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में एयर को अंदर लेते हैं, हमारा डायफ्राम डाउन होता है, रिब केज बढ़ती है, प्रेशर लंग्स के अंदर कम हो जाता है, बाहर ज़्यादा रहता है, फिर हमें ऑक्सीजन के साथ एयर अंदर आ जाती है, बस इसी का उल्टा एक्सपिरेशन हो गया। बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि हमारे रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग में दो चीज़ें पढ़ना था, ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीथिंग आई होप कि क्लियर हो गया है, अभी टाइम दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए, और मन करे तो इसको भी दोनों स्टेप में बना के दिखा दीजिए। एक में ऐसे दिखाइएगा कि हमारा एयर अंदर आ रहा है, एयर O2 इन, फिर उसको डायफ्राम को नीचे दिखा दीजिएगा कि आपका नीचे जा रहा है, और रिब केज को दिखा दिया बाहर जा रही है, ठीक। और जब नेक्स्ट बनाइएगा तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा, इसको ऊपर कर दीजिएगा, इनको रिलैक्स कर दीजिए, यहाँ से CO2 निकाल दीजिएगा। इतना नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। इसमें मेनली पढ़ेंगे अपना लंग्स के बारे में और कैसे इसमें आपका रिस्पिरेशन होता है। उससे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक अच्छा खासा इमेज, तो भाई इसको ध्यान दे लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके मन करे तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप डायग्राम ड्रॉ कर चुके होंगे, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, पहले हमारे पास नॉस्ट्रिल होगा, यानी जो आपका ओपनिंग है नोज का उसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। इसके बाद आपका होगा नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद आपको दिखेगा ट्रैकिया, नीचे वाला जो पोर्शन ऐसे है ट्रैकिया, ट्रैकिया बाद उनको ब्रांचेस में टूट गए, इधर आके ब्रांच में उनको बोलते हैं ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, फिर लास्ट में जाके कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलते हैं हम एल्वेली। एल्वेली के बाहर देखेंगे तो पूरा ऐसे आपको दो ठो लंग्स मिलेंगे, लेफ्ट लंग एंड राइट लोब। उसके नीचे आपको एक सी शेप का डायफ्राम दिखेगा, जिसको डोम शेप का बोलते हैं, डायफ्राम होगा। इतना इमेज दिमाग में बैठा लीजिए या फिर ड्रॉ कर लीजिए। अब आते हैं एक एक को बात करते हैं इनमें होता कैसे है। तो जब ऊपर आप देखे होंगे कि हमारे पास था नेजल नेजल पैसेज, यानी कि जो आपकी ओपनिंग दो होती हैं एक्सटीरियरली, एक्सटीरियर आपकी दो ओपनिंग होती हैं, जिनको यानी नोज की जो होल हैं दोनों, इन्हीं को बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। और क्या होता है इनके पास, फिर बीच में आके इनको नोजल नोजल पैसेज या फिर चैम्बर बोलते हैं। अब इनमें होता क्या है, तो जो आपकी नॉस्ट्रिल होती हैं इनमें आपको म्यूकस मिलेगा और कुछ फाइनिस्ट हेयर मिलेंगे पतले पतले। इनका काम क्या होता है, ये हमें डस्ट वगैरह को रोकते हैं और म्यूकस में चिपक जाते हैं बाकी चीज़ें, तो अंदर नहीं जा पाता है, और एयर हमें जिसके माध्यम से क्लीन वगैरह एयर अंदर आती है। फर्स्ट डिफेंस यही काम कर दिया, आपके जो हेयर्स वगैरह और म्यूकस हैं फॉरेन चीज़ों को रोक दिए वहीं पे, जो भी एयर के साथ पार्टिकल वगैरह थे डस्ट वाले उनको। अब जो नेज़ल पैसेज या फिर चैम्बर बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, तो एक थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि आपके एयर को क्या करता है, आपको थोड़ा बॉडी टेम्परेचर पे लाता है। कभी-कभी देखें ना ठंडा एयर लें तो हमारी बॉडी में उसी लेवल पे जाएगा जो आपका 38 डिग्री सेल्सियस कुछ होता है इतना पे। अब आ जाएँ थोड़ा-सा नीचे, उससे पहले एक चीज़ हमें देखने को मिलता है कि दिया होगा लायरिंग्स, फेरिंग्स और एपिग्लॉटिस, इनमें थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। जो हमारा फेरिंग्स होता है, इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। एक प्रकार का ये भी थोड़ा-सा चैम्बर टाइप का थोड़ा-सा होता है नीचे का। इसमें होता क्या है कि आपका फूड और एयर दोनों के लिए पासेज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका फेरिंग्स है, ये आपका फूड प्लस एयर, इसमें दोनों चीज़ मिलता है। तो अब बोलोगे कि लंग्स में फूड चला जाएगा तो फिर तो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर इवन डेथ भी हो सकती है। इसके लिए एक ढक्कन लगा होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है कि कुछ फ्लैप नुमा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जब आपको एयर लेना है तो ऐसे कवर हो जाएगा ओसोफेगस के ऊपर, और जब एयर लेना है तो ऐसे खड़ा हो जाएगा। बोले तो एक प्रकार का ढक्कन है जो कि एयर और फूड को सेपरेट करता है दोनों साइड, और यही जब रुक जाता है थोड़ा-सा हमें हिचकी वगैरह आता है। ये थोड़ा-सा अपना एक्स्ट्रा चीज़ था। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। फिर हमारा एयर पास होते हुए अब लाइटनिंग से हमारा जो इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं या फिर साउंड बॉक्स बोलते हैं, जो कि फीमेल्स में और बच्चों में पतला होता है, वहीं मेल्स के कंपेयर में देखें तो हमारे पास थोड़ा-सा चौड़ा होता है, इसलिए हमारी वॉइस थोड़ी-सी मोटी आती है। ये भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही था। तो यहाँ से पार हो गए हम नॉस्ट्रिल से नोज़ल पैसेज में, यहाँ से फेरिंग्स, लारिंग्स आ गए, फिर अब आते हैं हम ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो देख रहे होंगे इमेज में अपने,
कुछ ऐसे था हमारे पास ट्रैकिया, ऐसे पास हुआ यहाँ से, अब ऐसे कुछ करके नीचे आ रही है, फिर यहाँ से डिवाइड हो जा रही है, फिर ये हमारे लेफ्ट एंड राइट वाले हमारे लंग हैं, ठीक। ये जो हमारा है इसी को हम बोलते हैं ट्रैकिया। इसके ऊपर हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सी शेप की बनी होती है, यानी कार्टिलेज की बनी हुई कुछ सी शेप की रिंग्स होती हैं। अब ये क्या करती हैं, तो ये जो आपको है कोलैप्स होने से इनको बचाती हैं। मान लीजिए एयर जब कम हो जाएगा तो सट जाएंगे आपस में, तब तो फिर समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इनको ये मतलब हेल्प करती हैं कोलैप्स ना हो, इसलिए इसमें कार्टिलेज की रिंग पड़ी होती हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कहाँ, ट्रैकिया हो गया। अब यही जो ट्रैकिया है नीचे आके डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सिडी ऐसे जाके बनाने लगता है फर्दर फर्दर। ये आपकी प्राइमरी हो गई, फिर यहाँ से अब कुछ टूटेगी ऐसे ऐसे सेकेंडरी में, और फिर इनके ऊपर लगते हैं ग्रेन्यूल्स, अंगूर टाइप का कुछ छत्ता जैसे अंगूर का होता है ना, वैसे इस पे लगा होता है, जो कि जैसे बलून छोटा छोटा होता है ना, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है जिनको हम बोलते हैं एल्वेली। तो यहाँ देखिए आपका था ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद रिंग ऑफ कार्टिलेज आ गया, फिर उसके बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल, फिर एल्वेली। अब ये जो ब्रोंकी ब्रोंकियोल है ना, इसी का डिवीजन है प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसा ही जब डिवाइड होता है इनको बोलते हैं। फिर इसके बाद जाके आपको कुछ अंगूर के छत्ता जैसा ऐसा बलून लाइक का स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि बात करें तो मिलियंस में होते हैं, लगभग 750 मिलियन दोनों लंग्स का मिलाकर के देखें तो होते हैं, जबकि उसमें से केवल 25 से 30% ही काम लायक होते हैं। अब इन्हीं में हमारा एयर जा करके फील हो जाता है। तो यहाँ से देख रहे हैं हमारा आगे एल्वेली में, एल्वेली हमारी सैक लाइक स्ट्रक्चर कुछ होती है जिसमें आपका एयर फील होता है। इतना क्लियर है? एक बार और ध्यान दीजिए, क्योंकि अब इसके आगे मेन काम आपको होने वाला है। एयर आया नॉस्ट्रिल से, नजल पैसेज, फिर ट्रैकिया से होते हुए रिंग ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंकी ब्रोंकियोल, एल्वेली में आ गए, जो कि छोटे छोटे बलून नुमा स्ट्रक्चर हैं, ठीक। अब क्या होता है, बात की कि हमारे पास ऑक्सीनेटेड एयर था, यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ मिक्स था। तो हमारा कहाँ आ गया, एल्वेली के पास। एल्वेली हमारी कुछ ऐसे ऐसे नुमा स्ट्रक्चर होती है। तो जो आपकी एल्वेली है ना, थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा रहे हैं, यहीं से हमारी गई होती हैं ब्लड वेसल्स, वो होते हैं यहाँ से हमारे पास ब्लड गया होता है, ये हमारा ब्लड है, और ये हमारी एल्वेली। इसमें हमारा बात करें कि एयर फिल हो गया O2, तो अब क्या होगा कि हमारी बॉडी में जाएगा कैसे, तो यहाँ से इनमें एक डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन मेनली बात करें तो हमारा होता क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी प्रेवेलर मेम्ब्रेन। बोले तो जैसे कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड एयर आ गया इसके अंदर। अब इसके पास हमारे पास है ब्लड। अब ब्लड में हमारे क्या मिलता है बोलेंगे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम एच बी से दिखा दे रहे हैं, बस समझ जाइएगा हीमोग्लोबिन होती है। अब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप पढ़ चुके होंगे, हीमोग्लोबिन हमारी बाई कॉन्केव शेप की होती है, बोले तो कुछ ऐसी। यदि उठाएं तो देखें ना, बालूशाही टाइप दोनों तरफ से थोड़ा धसी हुई होती है। अब यही मेन आपका कैरियर होती है किसका, ऑक्सीजन वगैरह का, यही आपको कैरी करती है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से हमारे पास एयर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इसमें क्या करेगा, अब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो यहाँ से परमेबल कर करके और जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन पे ऐसा बैठ जाएगा, यहाँ से O2 बैठ जाएगा। अब उसी सेम टाइम पे, अब पहले भी तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा ना, क्योंकि रिस्पिरेशन बार बार कर रहे हैं तो उनको निकालना भी है। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन बैठेगा ना उसी टाइम पे, इसके दूसरी साइड पे हमारा CO2 भी आ जाएगा, और यही जो हमारी हीमोग्लोबिन है इन्हीं दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करती है। दिमाग में इतना बस रखिए, हीमोग्लोबिन जो हमारी होती है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है गैसेस के। तो यहाँ से हमारे पास हीमोग्लोबिन पे बैठ गया कौन, ऑक्सीजन। अब ये कहाँ लेके जाएगा, तो इनको लेके जाएगा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर बोले तो यहाँ से अब टिश्यू को देगा। अब टिश्यू बोले तो हाँ, सेल्स, और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन हमारे बनते हैं। ये जो ब्लड है आपको टिश्यूज तक पहुँचाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हमारी हीमोग्लोबिन के साथ O2 जब बाइंड किया है टिश्यू के पास, तो इनको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, इनको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि एक ऐसी हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन हमारा बाइंड हो गया, इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ से हमारा ऑक्सीजन आया, इसमें ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन था, दोनों कंबाइन करके टिश्यू में आ गए। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी बोले हैं ट्रांसपोर्टेशन भी करता है आपका, तो यहीं से ना आपका ब्लड लिया होगा वापस CO2। जब एक बार इसको ऑक्सीजन दे दी हीमोग्लोबिन, अब इसके ऊपर कौन बैठेगा, CO2 बैठेगा। उधर से आना भी तो है, क्योंकि ऑक्सीजन दे दी, अब CO2 को आना है। तो अब इधर से आपका
हीमोग्लोबिन के ऊपर CO2 बैठ जाएगा, CO2। जब CO2 कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से तो इसको बोलते हैं कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। ओके, ऑक्सीजन के CO2 के साथ जब हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है तो उसको बोलते हैं कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से अब कहाँ आएगा, टिश्यू से हमारे बॉडी, और फिर उल्टा ऐसे ही प्रोसेस होने लगेगा, किसका, CO2 वाला। इधर से आए यहाँ, फिर एल्वेली पे आएगा, एल्वेली आपको मतलब ब्लड से एल्वेली में आएगा, एल्वेली फिर ब्राउन की ऐसे करके, और देन फर्दर नॉस्ट्रिल पैसेज से फिर बाहर कर देंगे किसको, CO2 को, और अंदर किसको लिया था, O2 को। ठीक, जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से CO2 हमारा आ गया। इस प्रकार देखेंगे तो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। अब इसके लिए थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ था कि अब बोलोगे सारा सारा तो हीमोग्लोबिन करेगा नहीं, तो जो मोस्ट ऑफ द है ना, बात करें तो हमारे पास 95% अप टू 97 बोल देंगे, जो हमारा O2 होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं जो 3% है ये आपका O2 प्लाज्मा के साथ करता है। ये थोड़ा सा डेटा वाला चीज़ था कि 97% ऑक्सीजन तो हमारा हीमोग्लोबिन के साथ ही कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट होता है, अरे 3% जो आपका प्लाज्मा में मिक्स होकर रहता है। अब बात करें CO2 की, इधर नोट डाउन कर देते हैं। जो हमारा CO2 है इसमें लगभग 20 से 25% किसके साथ होता है, आपका हीमोग्लोबिन से होता है। बाकी का 70 से 75% जो है किससे होगा, बोलेंगे प्लाज्मा से, क्योंकि जो हमारा CO2 होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि प्लाज्मा में ही आके मिक्स होकर के सॉल्यूबल होता है बोले तो CO2 हमारा। तो प्लाज्मा में मोस्ट ऑफ द देख रहे हैं, रेस्ट ऑफ द 70-75% प्लाज्मा से हो रहा है, बाकी 25% केवल हमारे हीमोग्लोबिन से हो रहा है। तो देखें तो हमारे पास एक चीज़ और डेटा है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना, एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन ही कंबाइन होता है। ये थोड़ा सा डेटा वाली चीज़ें थी, ये और नीचे वाला। तो आप इनको ऐसे सीक्वेंस में राइट करिएगा, पहले डायग्राम बना लीजिएगा, फिर इसको ऐसे बनाते चलिएगा, फिर यहाँ पे आकर थोड़ा ये वाला डायग्राम अपने हिसाब से जैसा आपको समझ में आया वो बना लीजिएगा। फिर ये दोनों डेटा है, ये दोनों लाइन, फिर इसको और इसको नीचे लिख दीजिएगा। इस प्रकार हमारा हो जाएगा क्लियर। तो वीडियो पॉज करके यहाँ नोट डाउन करिए। आई होप कि आप नोट डाउन कर चुके हैं। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में, जिसमें बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में किस में बात करेंगे, एनिमल में एंड प्लांट में। उसके बाद हमारा एक्सक्रिएशन होगा लास्ट वीडियो का पार्ट, और बाकी की लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगी। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लाइक सब्सक्राइब आपके हाथ में, करिए नहीं करिए कोई बात नहीं, बट प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, ताकि जिससे एक मोटिवेशन मिलता है कहाँ कमी है और क्या सुधार करना है। तो आपके डिमांड पे भी टॉपिक्स आ जाएंगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।